नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला। जी बिल्कुल, एक ऐसा मामला जिसने सबको चौंका दिया है। हाँ, खासकर ये ताज़ा खबर कि उनकी फांसी जो बिल्कुल तय थी 16 जुलाई को, वो आखिरी पलों में टाल दी गई है। जी, ये एक बड़ी राहत की बात है, कम से कम फिलहाल के लिए तो है ही। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे, मतलब ये राहत मिली कैसे और आगे क्या मुमकिन है। हाँ, क्योंकि ये कहानी बहुत उलझी हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून है, डिप्लोमेसी है, मानवीय पहलू हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही देखते हैं, ये फांसी टली कैसे। सुनने में आया है कि यमन के राष्ट्रपति ने इसमें दखल दिया, लेकिन पीड़ित परिवार का इसमें सीधा रोल नहीं था। क्या ये सही है? हाँ, देखिए, जो जानकारी सामने आई है, खासकर जो वार्ताकार हैं सैमुअल भास्करन, उनके हवाले से यही लगता है कि ये फैसला सरकारी लेवल पर हुआ है। अच्छा। जी, भारत सरकार के प्रयास तो चल ही रहे थे पर्दे के पीछे, लेकिन इसमें कुछ धार्मिक नेताओं का रोल काफी अहम बताया जा रहा है। धार्मिक नेता जैसे भारत के ग्रैंड मुफ्ती हैं तंथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार, और एक और सूफी विद्वान है शेख हबीब उमर बिन हाफिज। कहा जा रहा है कि उन्होंने यमन में अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। हाँ, और एक और बात सामने आई कि ये जो फांसी टलने की घोषणा थी, इसमें जानबूझकर देरी की गई। देरी क्यों? शायद इसलिए ताकि फांसी देखने के लिए अगर कोई भीड़ जमा होती तो उससे कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत न खड़ी हो जाए। ये अपने आप में दिखाता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक है वहाँ। खैर, ये समझने के लिए कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। निमिषा प्रिया की कहानी, वो केरल से हैं, नर्स हैं। जी, 2008 में यमन गई थी काम के लिए। फिर 2015 में उन्होंने एक लोकल नागरिक दलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा है कि लोकल पार्टनर चाहिए होता है। और वहीं से सब बिगड़ना शुरू हुआ। निमिषा के मुताबिक तो हाँ, उनके आरोप हैं कि मेहदी ने धीरे धीरे क्लिनिक पर कब्जा कर लिया, कुछ नकली दस्तावेज बनाए जैसे शादी का सर्टिफिकेट, और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। और उन्होंने शारीरिक और यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए थे। और इसी सब के चलते जुलाई 2017 में वो भयानक घटना हुई। जी, निमिषा ने शायद अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन डोज ज्यादा हो गई और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। एक और साथी की मदद से, ऐसा कहा जाता है कि शव के टुकड़े किए गए और पानी की टंकी में छिपा दिए। बहुत ही भयानक। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, जब वो यमन छोड़ने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें पकड़ा गया। फिर यमन में केस चला, हत्या का दोषी पाया गया और 2020 में मौत की सजा। जी, अपील भी हुई लेकिन वो खारिज हो गई, और पिछले साल दिसंबर में यानी 2024 में राष्ट्रपति ने भी सजा को मंजूरी दे दी थी। लेकिन फिर ये ब्लड मनी का रास्ता कैसे खुला? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। देखिए, यमन का जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उसने नवंबर 2023 में सजा तो बरकरार रखी भी, लेकिन साथ ही शरिया कानून के तहत दिया यानी ब्लड मनी का ऑप्शन खुला रखा था। अच्छा, तो ये शरिया कानून का हिस्सा है। बिल्कुल, यमन में शरिया कानून लागू है, और इसके तहत कुछ अपराधों में अगर पीड़ित का परिवार चाहे तो वो मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकता है। और यही अब निमिषा के बचने की, कह सकते हैं, मुख्य उम्मीद है। तो मतलब अब सारे एफर्ट्स इसी ब्लड मनी पर है। सुनने में आया है कि निमिषा के परिवार और एक सपोर्ट ग्रुप है, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। जी, एक्शन काउंसिल काफी सक्रिय है। हाँ, तो उन्होंने करीब $1 मिलियन, मतलब कोई 8-9 करोड़ रुपए की पेशकश की है। खबरें तो यही हैं, और जो ताज़ा अपडेट है वकील सुभाष चंद्रन के अनुसार कि फांसी टलने के बाद अब पीड़ित परिवार बातचीत के लिए तैयार हो गया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये वाकई एक बड़ी बात है। निमिषा की माँ भी तो यमन में ही है। जी हाँ, प्रेमा कुमारी जी, वो अप्रैल 2024 से वहीं हैं। करीब 12 साल बाद अपनी बेटी से मिल पाई वो। और अब ये कहा जा रहा है कि शेख हबीब उमर बिन हाफिज, जिनका हमने पहले जिक्र किया, वो सीधे परिवार से बातचीत को लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां तो होंगी। भारत सरकार ने भी कहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं एक तरह से। यमन के हालात? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। एक तो यमन में गृह युद्ध चल रहा है, कई इलाकों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, भारत की वहां कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी नहीं है अभी। और पीड़ित परिवार को मनाना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। देखे, यमनी समाज में, खासकर कबीलाई व्यवस्था में, ये फैसला सिर्फ परिवार का नहीं होता,
ब्लड मनी लेना है या नहीं, कितना लेना है, इसमें पूरे कबीले या समुदाय की राजामंदी जरूरी होती है। ये एक सामूहिक फैसला होता है। अच्छा, ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं है। नहीं। और फिर यमन के जो मौजूदा हालात हैं, अस्थिरता है, वो इस पूरी बातचीत को और मुश्किल बना देते हैं। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो मतलब अभी सिर्फ एक अस्थायी राहत मिली है। निमिषा प्रिया की जान बच पाएगी या नहीं, ये पूरी तरह से पीड़ित परिवार की माफी और उस ब्लड मनी समझौते पर टिका है। जी हाँ, बातचीत का दरवाजा खुला है, ये अच्छी बात है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित है। बहुत सारे पेच हैं इसमें। सही कहा। और ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसे दो अलग अलग लीगल सिस्टम, भारत का और यमन का शरिया कानून, आमने सामने हैं। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि कैसे ऐसे इंटरनेशनल संकट में, जहां शायद पारंपरिक डिप्लोमेसी कमजोर पड़ जाती है, वहां धार्मिक नेता या प्राइवेट नेगोशिएटर अहम हो जाते हैं। और इन सब कानूनी और कूटनीतिक दांवपेच के बीच एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि ऐसी जटिल क्रॉस कल्चरल सिचुएशन में न्याय किसे कहते हैं, खासकर जब माफी की एक कीमत भी तय हो सकती है। इस पर सोचना जरूरी है।